Chapter 8, Temple of Learning. What are your views about your school? आपके स्कूल के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? Like Gandhi, do you also consider it a temple of learning? क्या गांधी जी की तरह आप भी जो है उसे शिक्षा का मंदिर जानते हैं क्या, मानते हैं क्या? I have already said that I was learning at the high school when I was married. We three brothers were learning at the same school. कि ये गांधी जी खुद कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब मेरी शादी हो गई थी तब भी मैं हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था। मतलब कि काफी छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और वो तीन भाई थे, सेम स्कूल में पढ़ते थे। The eldest brother was in a much higher class, कि सबसे बड़े भाई काफी ऊपर वाली क्लास में थे, and the brother who was married at the same time as I was only one class ahead of me. अब बोल रहा है कि जिसकी मेरे से पहले शादी हो गई थी ना, वो जो है मेरे से एक क्लास आगे था बस। ठीक है, अब गांधी जी की भी शादी हो चुकी थी मतलब उस टाइम तक। Same time as I was only one class ahead of me. Marriage resulted in both of us wasting a year. कि शादी से क्या हुआ, हम दोनों का एक एक साल बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि एक साल वो फिर शादी करने में लगा हुआ था, हम जब मतलब जो भी उसके लिए लगती हैं चीजें, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, उस चीजों में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी एक साल के लिए, तो बर्बाद हो गया एक साल पढ़ाई का, बोल रहे हैं गांधी जी, उनका और उनके भाई का दोनों का। इंडीड द रिजल्ट वाज इवन वर्स फॉर माय ब्रदर। लाइक पर मेरे भाई के लिए तो ये उससे भी बुरा रहा। क्यों? फॉर ही gave up studies altogether, कि उसे एक साल बर्बाद होने की वजह से उसने पूरी पढ़ाई छोड़ दी। Heaven knows how many youth are in the same plight as he. ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले जाने, हेवन नोज का मतलब ऊपर वाले जाने कि और कितने लोग इस तरह के दुर्दशा से गुजर रहे होंगे, इस तरह के बुरे हाल से गुजर रहे होंगे मेरे भाई की तरह। प्लाइट का मतलब होता है बुरा हाल। Only in our present Hindu society do studies and marriage go hand in hand. सिर्फ हमारे अभी के हिंदू सोसाइटी के अंदर ही ऐसा होता है जहां पे पढ़ाई के साथ साथ शादी भी चलती रहती है। गो हैंड इन हैंड मतलब दोनों साथ ही साथ चलते हैं। माई स्टडीज कंटिन्यूड, मेरी पढ़ाई फिर जारी हुई। आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ डल स्टूडेंट एट द हाई स्कूल, मैं एक बेकार स्टूडेंट नहीं माना जाता था। ठीक है, I always enjoyed the affection of my teachers. मैं पसंद करता था कि टीचर मुझे पसंद करते हैं। Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. सर्टिफिकेट जो होते थे ना प्रोग्रेस के, जैसे रिजल्ट वगैरह, वो सब डायरेक्ट पेरेंट्स को भेजते थे हर साल। I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. मतलब कि मैं जो है कभी बुरे सर्टिफिकेट्स के साथ पास नहीं हुआ और कई बार तो मुझे प्राइजेस भी मिले। एक बार जो है मेरी सेकंड क्लास में प्राइज मिला। In the fifth and sixth, I obtained scholarship of ₹4 and 10 respectively. कि मुझे जो है ना फिफ्थ और सिक्स क्लास में ₹4 और ₹10 की स्कॉलरशिप भी मिली थी। सोचिए, ₹4 और ₹10 की स्कॉलरशिप मिली। An achievement for which I have to thank good luck more than any merit. लाइक ये ऐसी चीज थी, ऐसी अचीवमेंट थी जिसके लिए मुझे अपने किस्मत को सराहना देनी थी किसी मेरिट की बजाय। ठीक है, मतलब उनकी खुद की काबिलियत नहीं, वो ये समझते थे कि किस्मत अच्छी थी मेरी। My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. मतलब ये बात ये थी कि मुझे अपनी एबिलिटीज पे कोई ज्यादा भरोसा नहीं था। I used to be quite surprised whenever I won prizes and scholarship. कि मैं तो सरप्राइज होता था जब मैं प्राइज और स्कॉलरशिप जीतता था। But I was very jealously regarded as my character. बोले कि बहुत जेलसली गार्ड करता था अपने कैरेक्टर को वो। ठीक है, मतलब अपने जिस तरह से उनकी थी अच्छी पर्सनैलिटी स्कूल के अंदर, उसे बनाए रखने की कोशिश करते थे वो। The least little blemish drew tears from my eyes when I merited. लेके पर थोड़ा सा जो है ना, मैं जो है मेरे आंखों से आंसू भी आ गए। ड्रू टीयर्स, ठीक है, मतलब आंसू आ गए, आंसू आंखों से थोड़े से, जब उन्होंने जो है अच्छे, बहुत ज्यादा नंबर अच्छे आए तो। Or seemed to the teacher to merit a rebuke. It was unbearable for me. बोल रहे हैं कि जो है ना मुझे बहुत पसंद था मेरिट में आना, मतलब कि सराहना करना मेरी, ऐसे लोगों के बीच में आना जिनकी सराहना की जाती है। मेरिट में आना उसी को बोलते हैं, है ना। तो
इतने ज्यादा खुशी होती थी, कई बार आंख में आंसू आ जाते थे खुशी के मारे, ठीक है। और ब्लेमिश मतलब कि वो मुस्कुराहट सी आ जाती थी चेहरे पे, एक जो शर्माने वाली। और रिब्यूक वो तो अनबेरेबल था गांधी जी के लिए। रिब्यूक का मतलब होता है कि बुराई करना, कि किसी की नजरों में कुछ बुरा भला सुनना। जैसे टीचर्स कुछ सुना देते थे कुछ बुरा, क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ पाए अगर कुछ, या कुछ गलती करी, तो उसके जो टीचर डांटते थे ना, तो उन्हें ये चीज बहुत बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब कि उन्हें पसंद था कि अच्छे से अच्छा काम करना जितना हो सके स्कूल के अंदर। I remember having once received corporal punishment. I wept bitterly. देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है ना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। जैसे कि अ, ये कोई भी स्कूल होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो कॉर्पोरेशन ही तो एक तरह की है, एक जो संगठन है ना, जो साथ मिलकर काम कर रहा है। तो वहां पर जो भी पनिशमेंट दी जाती है उस चीज को बेहतर करने के लिए उस कॉर्पोरेशन को, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं। तो एक बार मुझे जब भी मुझे इस तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलता था, तो गांधी जी बताते हैं कि मैं बहुत रोता था, वेप्ट बिटरली, कि मतलब जो है बहुत ही बुरे तरीके से रोता था। That was when I was in first and second standard. जब वो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब उन्हें मिली थी ये पनिशमेंट। There was another such incident during the time when I was in the seventh standard. जब वो 7वीं क्लास में थे तब भी उन्हें मिली थी। Our headmaster was popular among the boys. कि headmaster बहुत famous थे बच्चों में, as he was a disciplinarian. कि डिसिप्लिनेरियन कौन होते हैं, जो डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं स्कूल के अंदर या किसी भी जगह पे। अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर। एक मैन ऑफ मेथड थे, हर चीज को करने का एक तरीका था उनका, और एक अच्छे टीचर थे। ही हैड मेड जिमनास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स। के बड़े क्लास के बच्चों के लिए जिमनास्टिक्स और क्रिकेट कंपलसरी कर दी थी उन्होंने। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल एज आई हेटेड देम। कि मैंने कभी भी किसी तरह की खेल में हिस्सा नहीं लिया, जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल में, ये बुरे लगते थे वो। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन। मेरे जो है शाइनेस बोलते हैं शर्माना, शर्माहट जो है मेरी एक बड़ा रीजन थी। अब देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम है गांधी जी का। 1869 से लेके 1948 तक रहे, मतलब आजादी के बाद तक रहे, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी was known as महात्मा गांधी, the eminent leader of the freedom struggle। सबसे अहम जो कड़ी थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के या फ्रीडम स्ट्रगल के, जद्दोजहद के, जिससे हमने आजादी मिली। हु यूज्ड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू लीड इंडिया टू इंडिपेंडेंस। कि उन्होंने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चलाया था, कि सरकार जो बोले वो काम मत करो, ठीक है। तुम उससे लड़ो मत, सरकार से लड़ के जीत नहीं सकते, बस वो काम मत करो। काम नहीं करोगे तो देश नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा तो वो खुद ही चले जाएंगे यहाँ से, कि जब उनका पैसा मिलना बंद होंगे तो। दिस extract has been taken from his autobiography My Experiments with Truth। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब कि खुद की जीवनी खुद से लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया, जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, के सच्चाई के साथ मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। आगे देखिए, रिगार्डेड का मतलब होता है कंसिडर्ड, रिकलेक्शन का मतलब मेमोरी, और ब्लेमिश का मतलब क्या, ब्लैक मार्क ऑन कैरेक्टर। ब्लेमिश का मतलब, हाँ, ब्लैक मार्क मतलब कि धब्बा लगना, क्या कहते हैं, कैरेक्टर पे धब्बा लगना, कि नहीं नहीं अच्छा बच्चा नहीं। यहाँ पे ब्लेमिश था ना, ब्लेमिश का मतलब ये होता है कैरेक्टर पे धब्बा लगना। पर यहाँ पे लीस्ट लिटिल ब्लेमिश मतलब थोड़ा सा भी उनको धब्बा लगता था ना, मतलब अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ उनके आती थी कोई चीज कोई बात, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, मेरिट का मतलब डिजर्व करना, और रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब कि डांटना, ठीक है। और कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब बीटिंग, पिटाई, मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन को मेंटेन रखने के लिए जो भी पनिशमेंट दी जाती है। फॉर दिस अलोफनेस, देखिए अलोफनेस होता है अकेलेपन को कहते हैं, मतलब कि कोई अकेले रहने वाला इंसान हो जिसे ज्यादा जो है लोगों के साथ रहना पसंद ना, उसको बोलते हैं अलूफ पर्सन। अलोफनेस उस टेंडेंसी को बोलते हैं कि अकेले रहना पसंद था, ज्यादा लोगों में घुलना मिलना इतना पसंद नहीं था। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो कि मुझे आज पता लगता है कि गलत बात थी। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education। तब मुझे गलत फहमी थी कि gymnastics का कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से। Today I know that physical training should have
एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, कि मेंटल ट्रेनिंग मतलब किताबें पढ़ने में जितने जो है ध्यान दिया जाता है स्कूलों में, उतना ही ध्यान जो है एक्सरसाइज पे भी दिया जाना चाहिए। आई हेटेड एक्सरसाइज बट आई लाइक टू गो फॉर वॉक, आई लाइक टू गो फॉर वॉक का मतलब है कि मुझे एक्सरसाइज तो पसंद नहीं थी, पर जो है थोड़ा बहुत चल फिर लेना पसंद था, मतलब टहलने के लिए। That was because I had read in books about the benefits of long walks in the open air, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था कि लंबी सैर पे जाना जो है ना, खुली हवा में टहलना बहुत अच्छी चीज होती है। Having liked the advice, I had formed a habit of walking which was still remained with me. These walks gave me a fairly strong constitution, कि जो ये मैं चलता था ना, मैं टहलना का जो काम करता था मैं रोज लंबे लंबे वॉक्स पे आता था, इसने मुझे बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, मुझे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन वाला मतलब डिसिप्लिन वाला बना दिया, एक खुद का जो है कानून वगैरह जो है ना, कुछ कायदे कानून से चलने का काम करा दिया उन्होंने इनको, मतलब एक जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। The reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve a nurse to my father, के जो है इसलिए जिमनास्टिक्स उन्हें बुरी लगती है क्योंकि उनका डिजायर था एक नर्स बनना, एक जो देखभाल करना अपने पिता की, ठीक है। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम, कि जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होता था मैं जो अपने घर आता था, उन्हें सर्व करना, उनकी देखभाल करना शुरू कर देता था। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस, कि ये जो नेसेसरी एक्सरसाइज थी वो डायरेक्टली इस सर्विस के आड़े आ गई। अब मैं अपने पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा था। आई रिक्वेस्टेड द हेडमास्टर टू एग्जेम्प्ट मी, एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. But he would not listen to me. Now it happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. बोला कि एक बार तो क्या हुआ कि मुझे शाम को 4 बजे जो है जाना पड़ा जिमनास्टिक्स की क्लास लेने। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी, बोला कि मेरे पास घड़ी तो थी नहीं और जो है बादलों को देख के मैं अनुमान लगा रहा था कि टाइम क्या होगा, पर मैंने गलत अनुमान लगाया। बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज हैड ऑल लेफ्ट द नेक्स्ट डे। व्हेन आई वाज आस्क्ड द रीजन ऑफ द एब्सेंस आई टोल्ड हिम दैट व्हाट हैपेंड, टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लाइक उसकी वजह से मैं लेट पहुंचा जिमनास्टिक्स की क्लास में। 4 बजे नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा बहुत लेट। 4 बजे जाना तो था उसको, पर वो बादलों पे निर्भर था कि 4 बजे चले आऊंगा, और पहुंचा हुआ 5 बजे 5:30 बजे। तो दिक्कत क्या हुई कि वो सारे बच्चे निकल चुके थे अब तक, और गांधी जी पहुंचे बहुत लेट। अब अगले दिन पूछा क्या हुआ भाई इतनी लेट, मतलब कहाँ थे? तो गांधी जी ने बताई अपनी सारी बातें। He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas, मतलब 1 या 2 रुपए आने के लिए बोला उन्होंने, ठीक है। अब आना क्या होता है? 12 आने का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो उसमें से 1 आना या 2 आना जो है बोल रहे थे कि वो तुम पैसे दो, फाइन भरो। आई कैन नॉट नाउ रिकॉल हाउ मच, बोले कि अब मुझे इतना याद नहीं कि कितना पैसा दिया था मैंने उन्हें, कितना पे करा था फाइन। आई वॉज अक्यूज ऑफ लाइंग, मुझे जो है दोषी करार किया गया, मतलब मुझ पर इल्जाम लगाया झूठ बोलने का। दैट रियली अपसेट मी, पर ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। देयर वाज नो वे फॉर मी टू प्रूव माय इनोसेंस, मेरे पास अपनी जो है निर्दोषी का कोई सबूत नहीं था। इनोसेंस का मतलब निर्दोषी, कि जिसमें दोष ना हो। आई क्राइड इन डीप एंग्विश, बहुत अफसोस के साथ जो है ना मैं रोया। देखिए एंग्विश का मतलब क्या होता है कि मन से जो है ना दुखी होना, ठीक है। रोया वो मन से दुखी हो गया, डीप एंग्विश। आई सॉ दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, कि जो है मैंने ये चीज देखी कि जो एक इंसान सच्चाई को मानता है ना अपनी जिंदगी में, वो जो है ऐसा इंसान होता है जो फिक्र भी करता है चीजों की। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, के मेरा पहला और आखिरी वो दौर था, आखिरी बार था जब मैंने जो है लापरवाही करी स्कूल में अपने। आई हैव अ फेंट रिकलेक्शन दैट I finally succeeded in getting the fine remitted, कि आखिरकार उसने जो है मतलब गांधी जी ने जो है अपने जो है ना फाइन को रेमिट करा लिया, ठीक है। रेमिट कराने का मतलब कि छुड़वा दिया, कैंसिल करा दिया अपने फाइन को, कि अब उन्हें फाइन नहीं देना पड़ेगा। द एग्जम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वाज ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड, कि एक्सरसाइज में एग्जम्पशन भी मिल गई थी उनको, ठीक है।
अब जो है वो घर जा सकता था, अब उन्हें जो है जिम्नास्टिक्स करने की जरूरत नहीं थी. As my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school, कि क्योंकि जो है उनके फादर ने लिख दिया था हेडमास्टर को कि मुझे जो है मेरा बेटा चाहिए स्कूल के बाद घर पे. बट दो आई वॉज नन दी वर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज. बोल रहे हैं कि इस बात को नेग्लेक्ट करने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, नहीं कि एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट कर रहा है वो, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट, पर एक और चीज को नेग्लेक्ट करने का जो है मुझे नुकसान मिला, ठीक है, और अभी तक मिल रहा है. नेग्लेक्ट का मतलब नजरअंदाज करना, ठीक है, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट को बोलते हैं. आई डू नॉट नो वेयर आई गॉट द नोशन, कि पता नहीं मुझे ये कहां से ख्याल आ गया दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि अच्छी हैंडराइटिंग का जो है एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है ज्यादा. But I remained it until I retained it until I went to England. पर जो है मैं यही अपने मन में जो है गलत फहमी पालता रहा, ठीक है, और यही गलत फहमी के साथ रहा मैं जब तक कि मैं नहीं गया इंग्लैंड, नहीं जब तक कि मैं नहीं गया इंग्लैंड. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa. जब तक कि मैंने देखा नहीं कि जब मैं उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका गया और फिर साउथ अफ्रीका में जाकर मैंने देखा कि कुछ लॉयर्स और वहाँ के जो लोग हैं उनकी राइटिंग है बहुत ही बढ़िया, जो भी पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका में. I was ashamed of myself and repented of my neglect, कि मैं जो है ना फिर इस तरह की जो है ना गलत फहमी जो मेरे पास थी कि राइटिंग अच्छी चीज नहीं होती, इससे मुझे बुरा लगा ये चीज सोच के, ठीक है, कि मैंने जो है रिपेंट करा, मतलब कि देखिए रिपेंट का मतलब होता है कि अफसोस किया, ठीक है, ये चीज सोच के कि मैंने क्यों नजरअंदाज करा अच्छी राइटिंग को. आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन, कि मैंने देखा कि वहां तो ये मान्यता है कि जिसकी अच्छी राइटिंग नहीं है उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन बट इट वॉज टू लेट, मैंने अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करी बाद में, पर वो बहुत लेट हो चुका था. आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, कि मैं अपने बचपन की गलतियों को अब ठीक नहीं कर पा रहा था. I think every young man and woman must learn from my example that handwriting must not be ignored. I am now of the opinion that children should be first taught the art of drawing before learning how to write. Like अब तो मैं जो इतना ज्यादा कंसर्न हूँ इस चीज को लेके कि मैं तो सोचता हूँ कि बच्चों को पहले ड्रॉ करना सिखाना चाहिए, उसके बाद हैंड राइटिंग सिखानी चाहिए, ताकि हैंड राइटिंग जितनी हो सके उतनी बेहतर हो जाए. Two more reminiscence of my school days are worth recording, कि दो और रेमिनिसेंस मतलब कि मेमोरीज मेरे जो है स्कूल डेज की वो भी बताने की जरूरत है. आई हैड लॉस्ट 1 year बिकॉज ऑफ माई मैरिज, 1 साल मैंने अपने मैरिज की वजह से जो है खो दिया. अब बोले स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गुड हेल्थ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अच्छी सेहत मिल गई. वो बोला था ना कि चलने फिरने से एक अच्छी गुड कॉन्स्टिट्यूशन मिल गई. तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि उससे मतलब एक कायदे कानून के तरीके से जो है ना अपने जिंदगी को उन्होंने डाल लिया, एक सही पैटर्न में ले आया अपनी जिंदगी को. तो ये मतलब नहीं था वहां पे ये संदर्भ में कह रहे थे ये कि अच्छी हेल्थ मिल गई उनको, गुड स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि अच्छा आधार मिल गया उनके शरीर को. एग्जाम्प्ट का मतलब छोड़ देना, एक्सक्यूज कर देना, एंग्विश का मतलब पेन सॉरो, और पेनल्टी का मतलब पनिशमेंट, रेमिनिसेंस का मतलब रिकलेक्ट ऑफ द पास्ट मतलब मेमोरीज पास्ट की. अब बोले एंड द टीचर वांटेड मी टू मेक गुड the loss by skipping a class, a privilege usually allowed to industrious boys. पर मेरे टीचर जो है चाहते थे कि ये जो है नुकसान की भरपाई हो, इसलिए मैंने ये क्लास स्किप कर दी. कैसे करी? बोल रहे हैं कि के वो जब सेकंड में थे तो सेकंड में उन्होंने मतलब सेकंड से जब वो मतलब सेकंड आधी करी उन्होंने, फिर उसके बाद आधी कर दे में जो ना आधी जो है वो थर्ड में पहुंच गए, थर्ड में हो गए. वो थर्ड में चलने आने के बाद जो है 6 महीने बचे उनके पास पूरी थर्ड क्लास पार करने के लिए. 6 महीने उन्होंने थर्ड क्लास पार करी, उसके बाद फोर्थ क्लास में चले गए. तो देखा जाए तो सेकंड आधी पढ़ी उन्होंने और थर्ड भी आधी पढ़ी, मतलब आधी मतलब एक पूरी क्लास स्किप हो गई. थर्ड क्लास जो है उन्होंने बहुत ही कम टाइम में करके फोर्थ में चले गए डायरेक्ट, 1 साल उनका बच गया. Therefore, I had only 6 months in the third standard and was promoted to the fourth after the examination, which are followed by summer vacations.
वो लाइक एग्जाम के बाद जो है छुट्टियां हो रही थी, ठीक है, होता है ना हमेशा एग्जाम होती है तो उसके बाद छुट्टियां भी होती हैं, तो यही था, समर वेकेशन से पहले एग्जाम हो रहे थे उनके फोर्थ स्टैंडर्ड के, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड की, जिसमें वो फिर फोर्थ में चले गए थे। इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड, के फोर्थ स्टैंडर्ड से ज्यादातर सब्जेक्ट इंग्लिश में होना शुरू हो गए थे। आई फाउंड माई सेल्फ कंप्लीटली एंड टोटली लॉस्ट एंड कंफ्यूज, कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था पढ़ाई में। ज्योमेट्री वाज अ न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वाज नॉट पर्टिकुलर स्ट्रांग, कि सबसे ज्यादा कमजोर था मैं ज्योमेट्री में, एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी, कि इंग्लिश मीडियम में था तो और मुश्किल हो गई थी। Often I would lose heart and think of going back to the third standard, कि कभी कभार तो मुझे लगता है वापस थर्ड में चला आऊंगा, feeling that the packing of 2 years studies into a single year was a near impossible task, कि 2 साल की पढ़ाई को 1 साल में करना बहुत मुश्किल है। But this would discredit only not only me but also the teacher, because counting on my industry he had recommended my promotion, so the fear of the double discredit kept me at my post, के पर इस बात के बारे में सोच कर कि मेरे टीचर ने मेरे लिए जो है रिकमेंडेशन करी थी, तो इस बात ने मुझे जो है उस पढ़ाई के अंदर मुझे लगाए रखा। बट आई लेटर रियलाइज दैट अ सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड अ प्योर एंड सिंपल यूज ऑफ वंस रीजनिंग पावर could not be difficult, कि उससे बाद में समझ में आया कि नहीं, किसी ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे रीजनिंग पावर लग रही है प्योरली, वो चीज़ डिफिकल्ट हो ही नहीं सकती। सिंस एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री हैज बीन बोथ इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि तब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी लगने लगी मुझे ज्योमेट्री। बट संस्कृत प्रूव्ड टू बी द वर्स देन ज्योमेट्री, पर संस्कृत जो है उससे भी ज्यादा मुश्किल निकली ज्योमेट्री से। इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज, कि कोई भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं थी ज्योमेट्री में, whereas in संस्कृत में बहुत कुछ था पर ऐसा। आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाय हार्ट, मुझे तो लगा कि हर चीज मुझे दिल से याद करनी पड़ेगी। दिस सब्जेक्ट आल्सो वाज रिकमेंडेड फ्रॉम द साउथ स्टैंडर्ड, फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड, कि ये सब्जेक्ट भी फोर्थ स्टैंडर्ड में ही आया था मेरे पास पहली बार। एज सून एज आई एंटर्ड द सिक्स्थ आई बिकेम disheartened, जब तक मैं सिक्स में आया तब तक उनका यही हाल रहा, सिक्स क्लास तक, तब तक उनका दिल टूट चुका था। द टीचर वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, टीचर बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर थे, हर चीज उन्हें टाइम पे चाहिए थी। देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत एंड द पर्शियन टीचर, एक तरह से राइवलरी मतलब कि दुश्मनी चल रही थी पर्शियन टीचर और संस्कृत टीचर के बीच में। द पर्शियन टीचर वाज लीनियंट, कि पर्शियन टीचर तो काफी लीनियंट थे अपने मार्किंग्स में, अपने जो होमवर्क के अंदर, मतलब कि काफी छूट दे देते थे। द बॉयज यूज टू टॉक अमॉन्ग देमसेल्फ दैट पर्शियन वाज वेरी इजी एंड द पर्शियन टीचर वेरी गुड and considered to the students. The easiness tempted me, and one day I sat in the Persian class. The Sanskrit teacher was grieved. He called me to his side and said, how can I forget that you are the son of Vaishnav father who want you learn the language of your own religion, कि आप जो है वैष्णव फादर के बेटे हैं, ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि आप अपने रिलीजन के लैंग्वेज को समझे। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास क्यों नहीं आते। आई वांट टू टीच यू स्टूडेंट्स संस्कृत टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी पूरी एबिलिटी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत। यू शुड नॉट लूज हार्ट, के अपना दिल मत खो तुम, कम एंड सिट अगेन इन द संस्कृत क्लास। कि हुआ क्या था कि गांधी जी ने जो है संस्कृत के क्लास को छोड़ के जो है पर्शियन क्लास को अटेंड करना शुरू कर दिया था, ये सोच के कि पर्शियन काफी आसान है, पर संस्कृत वाले टीचर ने उन्हें मनाने की कोशिश करी। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से गांधी जी ने जो है परेशान होकर संस्कृत की क्लास छोड़ दी और पर्शियन की क्लास में वो चले गए थे। तो उनके टीचर जो संस्कृत के, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि अगर कोई तुम्हें दिक्कत है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा संस्कृत। दिस काइंडनेस पुट मी टू शेम, इस बात ने शर्मिंदा कर दिया गांधी जी को। आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माई टीचर्स अफेक्शन, कि मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि मेरे टीचर मेरे लिए कितना सोचते हैं। For if I had not acquired the little Sanskrit that I learned then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. अब क्या सोच रहे हैं गांधी जी, कह रहे हैं कि अब मुझे सोचना चाहिए कि अगर मुझे इतनी संस्कृत नहीं आती होती जितनी अभी आ रही है, तो मेरी जो सेक्रेड बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, मैं तो उनकी भी इज्जत नहीं कर पाता अच्छे से। इनफैक्ट डीपली रिग्रेट दैट आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर अ मोर थोरो नॉलेज ऑफ
द लैंग्वेज। लेकिन मैं तो इस बात का बहुत अफसोस है, रिग्रेट है कि मुझे और ज्यादा थोरो नॉलेज क्यों नहीं है अपनी लैंग्वेज की। थोरो नॉलेज के मतलब डीप नॉलेज थोड़ी सी। Because I have since realized that every Hindu boy and girl should possess a good knowledge of संस्कृत, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि हर एक हिंदू बॉय और गर्ल को अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए संस्कृत की कम से कम। तो it is now my opinion that in all Indian curricula of higher education here should be a place for Hindi, Sanskrit, Persian, Arabic and English besides of course the vernacular। बोल रहे हैं कि हमारे पूरा जो करिकुलम है, मतलब हमारी जो कोर्स है, उसके अंदर हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश भी होना चाहिए हमारे रेगुलर कोर्स के अलावा। और साथ में वर्नैक्युलर भी होनी चाहिए। ठीक है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज जो कि उस एक जगह पे बोली आती हो, है ना, जो भी खास जगह पे बोली आती है लैंग्वेज, उसी को वर्नैक्युलर लैंग्वेज बोल देते हैं। कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ की भी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए उनकी, साथ में हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश भी होनी चाहिए। सारी लैंग्वेज वो चाहते थे कि सब कुछ हो उसके अंदर कोर्स में हमारे। दिस बिग लिस्ट नीड नॉट फ्राइटन एनीवन, कि लंबी लिस्ट से डरना नहीं चाहिए किसी को भी। आगे देखिए माय डिक्शनरी क्या बोल रहे हैं। स्किपिंग का मतलब मिसिंग, स्किप कर दिया ना क्लास तो मिस कर दी क्लास। मतलब रिकमेंडेड मतलब सजेस्टेड, सजेस्ट किया। रिकमेंड किया मतलब कि इनके बारे में कुछ बताया, कि इन्हें सहयोग किया, कि मैं इन्हें रेकमेंड करता हूँ, मेरी तरफ से ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इन्हें आप जो आगे बढ़ा दिए। और डिसग्रेस का मतलब टास्क मास्टर। वो डिसक्रेडिट का मतलब डिसग्रेस। ठीक है, मतलब कि बेइज्जती, मैं डिसक्रेडिट नहीं कर सकता है, बेइज्जती नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ। और टास्क मास्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्ट्रिक्ट इन मेकिंग अदर वर्क, वो ऐसा पर्सन जो कि दूसरों से काम कराने में बहुत अच्छा हो और बहुत स्ट्रिक्ट हो इस मामले में। डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर, मैं जो है इग्नोर नहीं कर सकता। वो बोल रहे थे ना, मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता अपने टीचर की इस काइंडनेस को। आगे बोल रहे हैं दिस कैन बी पॉसिबल इफ आवर एजुकेशन वर मोर सिस्टमैटिक, अगर हमारे एजुकेशन बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एंड द बॉयज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ हैविंग टू लर्न देयर सब्जेक्ट्स थ्रू अ फॉरेन मीडियम। इससे क्या होगा, हमारे बच्चों को एक फॉरेन मीडियम मतलब कि इंग्लिश या फिर अलग अलग जो होते हैं लैंग्वेजेस, उसमें नहीं सीखना पड़ेगा हमें अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी खुद की लैंग्वेज में भी हम समझ सकते हैं। आई एम श्योर लर्निंग ऑल दीज लैंग्वेजेस वुड नॉट बी एन irksome टास्क। irksome मतलब चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा काम नहीं होगा ये, बट अ परफेक्ट प्लेजर, बल्कि इसमें तो बहुत ही खुशी मिलेगी। A scientific knowledge of one language makes knowledge of other languages comparatively easy, कि एक लैंग्वेज के बारे में जब हमें नॉलेज मिलती है ना, तो उससे बाकी सारी लैंग्वेजेस अपने आप ही आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब में तो मतलब ग्रामर लगभग सेम ही रहता है सबके अंदर, बस स्ट्रक्चर भी सेम रहता है सेंटेंसेस का, बात करने का तरीका भी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा वोकैबुलरी ऊपर नीचे हो जाती है ना, वो भी काफी हद तक मैचेबल होती है। आगे देखिए बोल रहे हैं वैल्यूएट योरसेल्फ में एमसीक्यू है पहला। गांधी जी डिसलाइक्ड जिम्नास्टिक्स बिकॉज, क्यों पसंद नहीं थी उन्हें जिम्नास्टिक्स? बिकॉज ही वांटेड टू सर्व हिज फादर, इस पे ट्रिक लगा दी है। आगे सेकंड में ज्योमेट्री बिकेम इजी फॉर गांधी जी व्हेन ही रियलाइज्ड, ज्योमेट्री आसान हो गई उनके लिए तब जब उन्हें पता लगा कि सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्ड यूज ऑफ रीजनिंग कुड नॉट बी डिफिकल्ट, इस पे टिक लगा दी है कि जिसमें हमारा कॉमन सेंस लगता हो, इस पे तर्क विचार लगते हो, ये सारी चीजें लगती हो, वो चीज मुश्किल हो ही नहीं सकती, उसमें कॉमन सेंस है। आगे देखिए गांधी, इफ गांधी जी हैड नॉट एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ संस्कृत ही वुड नॉट हैव, अगर गांधी जी को थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती संस्कृत की तो वो नहीं कर पाते क्या? टेकन इंटरेस्ट इन रिलीजियस बुक्स। ठीक है, तो वो जो है अपनी धार्मिक किताबों में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, इस पर टिकला दिए। फिर उसके बाद फोर्थ में गांधी जी लव टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स बिकॉज, लंबी सैर सपाटे पे जाना पसंद करते हैं गांधी जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा था ही हैड रीड द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग इन ओपन एयर, कि खुली हवा में सांस लेने का उन्होंने फायदे सुने थे और उसमें टहलने के, इस पर टिकला दिए। फिफ्थ में आपका गांधी जी रीच लेट फॉर जिम्नास्टिक बिकॉज, लेट पहुंचे थे वो जिम्नास्टिक की क्लास में 4 बजे। ठीक है, 4 बजे की जो क्लास थी उसमें लेट पहुंचे थे। क्यों? ही डिडंट हैव अ वॉच एंड वाज फूल्ड बाय क्लाउड्स, क्योंकि उनके पास घड़ी नहीं थी और बादलों ने उन्हें धोखा दे दिया था, इस पर टिक लगा दिए। आगे डी पे टिक लगा दिए। मतलब बी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। पहला है आपका when Gandhiji saw the beautiful handwriting of lawyers and young men educated in
अफ्रीका। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उन्हें शर्माने लगी अपने आप पे, ठीक है। साउथ अफ्रीका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, खाली अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका लिख दिएगा। आगे देखिए सेकंड है आपका, गांधी जी फेल्ट दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन, ठीक है। उन्होंने सोचा, गांधी जी को लगा कि बुरी हैंड राइटिंग तो एक जो है साइन होना चाहिए, किस चीज का, एक एज अ साइन समझना चाहिए हमें इम्परफेक्ट एजुकेशन का, कि इनके अच्छे से एजुकेशन नहीं हुई है। आगे देखिए थर्ड में आपका, डैश बिकेम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फोर्थ स्टैंडर्ड, तो इंग्लिश बिकम, मतलब कि इंग्लिश अब जो है उनका मेन मीडियम हो गया था पढ़ाई का। फोर में है, अ डैश नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज मेक्स नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस इजी, तो जवाब है साइंटिफिक। अ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज मेक्स नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस इजी, एक लैंग्वेज की अगर आपको जानकारी हो जाए ना, साइंटिफिक नॉलेज हो जाए, तो बाकी सारी लैंग्वेजेस भी आसान हो जाती हैं। अच्छा, साइंटिफिक का मतलब जो है कोई भी चीज जिसमें जो है ना रीजनिंग का इस्तेमाल होता हो, जिसमें चीज में हम किस तरह से कोई चीज काम कर रही है वो चीज हम जाने समझे, उस चीज को बस साइंटिफिक कह दिया जाता है। आप सोचेंगे कि इंग्लिश पढ़ने में या लैंग्वेज पढ़ने में साइंस का काम, तो बिल्कुल काम है। साइंस का तो मतलब ही होता है रीजंस, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को समझने का काम करती है साइंस, ठीक है, वो चाहे किसी भी चीज में लगे। आगे बोल रहे हैं सी में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपका, द थ्री ब्रदर्स गॉट मैरिड एट द सेम एज, फॉल्स, नहीं, तीनों ब्रदर सेम एज पे मैरिड नहीं हुए थे। गांधी जी नेवर फेस्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि गांधी जी जो है अ, उन्हें कभी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं मिली थी, फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं है, मिली थी उन्हें कॉर्पोरल पनिशमेंट। आगे थर्ड में, गांधी जी मैरिज रिजल्टेड इन हिज वेस्टिंग अ ईयर ऑफ एजुकेशन, तो ट्रू, कि उनके एक साल बर्बाद हो गया शादी की वजह से। आगे देखिए फोर में, गांधी जी डिड नॉट वांट अ ब्लैक मार्क ऑन हिज कैरेक्टर, ट्रू, वो नहीं चाहते थे कि एक काला धब्बा लग जाए उनके कैरेक्टर पे। आगे देखिए, गांधी जी गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम जिम्नास्टिक्स बिकॉज हिज मदर रिक्वेस्टेड द हेडमास्टर टू एग्जाम्प्ट हिम, उनके माँ ने उन्हें उनके हेडमास्टर से बात करी कि आप जो है ना इन्हें जिम्नास्टिक में मत बुलाओ, ऐसा हुआ क्या, फॉल्स, नहीं, उनके पिता ने बात करी थी, ठीक है। तो डी में देखिए, गिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। गिव शॉर्ट आंसर्स में क्या है आपका, व्हाई डिड गांधी जी नेवर टेक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, क्यों नहीं पार्ट लेते थे किसी एक्सरसाइज में, तो आंसर लिखिए, बिकॉज ही वांटेड टू नर्स हिज फादर, ठीक है, क्योंकि वो अपने पिता की देखभाल करना चाहते थे। सेकंड आपका, व्हाट टेम्प्टेड गांधी जी टू सिट इन द पर्शियन क्लास, तो आंसर लिख दिए, बिकॉज पर्शियन वाज रिलेटिवली इजी देन संस्कृत, ठीक है, क्योंकि पर्शियन आसान थी संस्कृत के मुकाबले। आगे लिखिए थर्ड में है, गांधी जी टॉक्स ऑफ टू नेग्लेक्ट्स, व्हाट आर दे, किस किस चीज को नेग्लेक्ट करा उन्होंने, इसका आंसर लिख दिया आप, हैंड राइटिंग एंड एक्सरसाइज। आगे देखिए फोर्थ में, व्हाट न्यू सब्जेक्ट्स वर टॉट इन स्टैंडर्ड फोर्थ, कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे स्टैंडर्ड फोर्थ में, तो इसका आंसर है संस्कृत और ज्योमेट्री, ठीक है। फिफ्थ में आपका, व्हाट ड्रू टीयर्स फ्रॉम गांधी जीज आईज, गांधी जी के आंखों में से आंसू किस बात पे आ जाते थे, तो इसका आंसर आप लिख दिएगा, any mark on his character drew tears from his eyes, ठीक है, कोई भी मार्क जो उनके कैरेक्टर पे, मतलब बुरा धब्बा, उनके आंखों से आंसू निकाल देता था उनके, ठीक है। एनी मार्क ऑन हिज कैरेक्टर ड्रू टीयर्स फ्रॉम हिज आईज, ये लिख दिएगा आप, आंसर हो गया। ई में है, गिव लॉन्ग आंसर्स, पहले आपका, राइट डाउन एटलीस्ट टू थिंग्स व्हिच गांधी रिकॉल्स अबाउट हिज स्कूल डेज, कम से कम दो चीजें बताइए जो कि गांधी जी को याद हो अपने स्कूल डेज के हिसाब से। तो दो बातों में से आप पहली बात लिख दिए नंबर 1 डाल के, he did not liked gymnastics because he did not believe that exercise is a part of education, ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू नर्स हिज फादर, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसे पसंद, गांधी जी को पसंद नहीं थी जिम्नास्टिक्स बिकॉज जो है वो नहीं समझते थे कि एक्सरसाइज एक पार्ट है एजुकेशन का, और वो अपने पिता की देखभाल करना चाहते थे, इस वजह से। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, इन द फोर्थ स्टैंडर्ड संस्कृत was his new subject,
and it was very difficult for him, so he decided to leave Sanskrit for Persian class, but his Sanskrit teacher advised him not to do so. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट में आपने लिखा कि गांधी जी के पास एक नया सब्जेक्ट आ गया था फोर्थ क्लास में, संस्कृत नाम का, जो कि उन्हें बहुत हार्ड लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि पर्शियन ले लेता हूं मैं संस्कृत छोड़ के, पर उनके संस्कृत टीचर ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ऐसा मत करो। ठीक है, अब सेकंड में देखिए, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, क्या सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी शुड बी टॉट इन हायर एजुकेशन और हाउ, कि क्या क्या सिखाना चाहिए हायर एजुकेशन में बच्चों को और कैसे सिखाना चाहिए गांधी जी के हिसाब से। तो इसका बहुत आंसर आसान सा है, बोलिए क्या। इन गांधी जी ओपिनियन ऑल इंडियन करिकुला ऑफ higher education should be a place for Hindi, Sanskrit, Persian, Arabic and English, besides of course the vernacular. The big list need not frighten anyone. This can be possible if our education were more systematic. बस यहां तक लिख दिया, यहां तक लिख दिया, हो गया काम आपका। ठीक है, आंसर हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड का, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप जो है ये सारी चीजें करके मेरे पास सेंड कर दी, आपका होमवर्क है।